छोटे शेयर ऊंची छलांग और काफ़ी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं। सौरभ गोयल जी का सवाल है, इडलवाइस खरीदे थे इन्होंने 125 रुपये पर, क्या एवरेज कर सकते हैं इन लेवल्स पर? एडलवाइस नहीं सर, एडलवाइस आपको याद होगा, क्लियरली मेंशन किया गया था कि 112 के नीचे अगर एडलवाइस निकलता है तो फिर इसमें शॉर्ट टर्म वीकनेस लॉन्ग लिक्विडेशन आएगी, जिसका पहला ही टारगेट रहेगा 101। फ्राइडे को उसके नीचे आके क्लोज किया है, तो अब लॉजिकली जो टारगेट बनता है वो समवेयर अराउंड 92 और मेजरली बनता है 88 का। तो 92 और 88 ये दो लेवल आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। वेस्टर्न कैरियर, इसमें 159 की बाइंग है, 104 रुपये आ गया। अंशुल जी, इसमें एवरेज कर सकते हैं क्या? वेस्टर्न कैरियर WCIL रेंज में चल रहा है सर। रेंज जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होती तब तक कुछ नहीं होना है। ब्रेकडाउन के लिए 102 रुपए तोड़ना जरूरी है और ब्रेकआउट के लिए 124। जब तक इस रेंज में है प्रोबेबली ये रेंज कंटिन्यू रहेगी। रेंज के लोअर एंड पे रिवर्सल ट्राई कर सकते हैं, लेकिन रिवर्सल अगर ट्राई कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा, नहीं तो वो जो जिंदल वर्ल्ड का जो सवाल पूछते हैं उनके जैसा हाल हो जाएगा कि रेंज के लोअर एंड पे 3 बार लेके प्रॉफिट बुक किए, चौथी बार में रेंज के लोअर एंड पे 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना था, नहीं लगाए। आज 54 रुपए 55 रुपए का शेयर 39 रुपीज आ गया है। तो अगर 2-3 रुपए का मतलब 102 रेंज का लोअर एंड है, 99 का स्टॉप लॉस लगा सकें तो रेंज के लोअर एंड पे बाई करने की कोशिश करें, नहीं तो छोड़ दें शेयर को। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है गेल पर। निखिल पाटिल जी का सवाल है, गेल में क्या करें 180 रुपये पर? अंशुल जी, मैं थोड़े वीकेंड में मैं कमेंट सेक्शन भी देख रहा था, तो कुछ लोग ये बोल रहे थे कि अंशुल जी आपने इसको दिलवाया था गेल को, और आपने इसको नेटवर्क 18 से बोला कि नेटवर्क 18 में आ जाओ, गेल को बेच दो। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, ये जो आपने दिलवाया था, आपने लॉन्ग टर्म के लिए दिलवाया था या शॉर्ट टर्म के लिए दिलवाया था, और नेटवर्क 18 में प्रोस्पेक्टिव क्या है? सर जो उनका सवाल था नेटवर्क 18 में शिफ्ट करने का, जब तक सवाल आप सही से मतलब कॉन्टेक्स्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप यहीं वहीं झूलते रहेंगे। अगले का सवाल क्या था कि मेरा शॉर्ट टर्म 15 दिन 1 महीने का व्यू है, क्या मैं गेल से शिफ्ट करके नेटवर्क 18 में चला जाऊं? तो उसका जवाब था हाँ, 1-1.5 महीने में गेल में कुछ नहीं होना है, आप शिफ्ट करके नेटवर्क 18 में चले जाइए। दूसरे का सवाल है कि क्या मैं गेल से, आपने कहा गेल से शिफ्ट होके नेटवर्क 18 में चला जाऊं, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए आज नहीं पिछले 1 साल से क्या कहा जा रहा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको गेल अपने पोर्टफोलियो में रखना है। ये रोज रोज जो बातें होती हैं कि इसको उसमें उसको उसमें कन्वर्ट कर ले, ये सब आपको नॉइस इग्नोर करना है। जब ऑल टाइम हाई और उससे ऊपर निकल जाए तब गेल पे आपको दोबारा सवाल पूछना है या राय लेनी है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं आप शिफ्ट करके नेटवर्क 18 में चले जाइए, क्योंकि एक नहीं 100 नहीं 1000 बार मैं रिपीट कर चुका हूं, किसी भी पीएसयू में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आप किसी भी पीएसयू को ले रहे हो तो आपको कोई शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो आपको डिसाइड करना है आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप क्या हैं पहले आप वो डिसाइड कर लीजिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, ना सिर्फ गेल, कोई पीएसयू आपके लिए नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, गेल, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, मेटल सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, रिलायंस, जियो फाइनेंस, ये सब आपके लिए लॉन्ग टर्म ऑल टाइम हाई और उससे 10-20% ऊपर के एक्सटेंशन वाले कैंडिडेट हैं। तो आप बनते इन्वेस्टर हैं, सवाल इन्वेस्टर वाले पूछते हैं, जवाब आप चाहते हैं ट्रेडर वाले। तो पहले अपनी मानसिकता आप क्लियर कर लें कि आप क्या हैं। अगर ट्रेडर हैं तो गेल में ट्रेडिंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, निकल के किसी मूविंग काउंटर में चले जाइए। वन ऑफ देम वाज नेटवर्क 18, उसके अलावा भी 75 काउंटर है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जैसे हमने बोला था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, आज वहां से 50% ऊपर खड़ा है, अभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यहाँ से 150-200% की अपसाइड दिखती है। तो आप डिसाइड करें ना कि आप हैं क्या। आप ट्रेडर का जवाब सुन के अपनी इन्वेस्टमेंट पोजीशन को रोज रोज बदलते रहेंगे तो आप इन्वेस्टर कहां से रह गए। देखिए, ये चीज़ मैं भी मानता हूँ कि जो ट्रेडर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म 15 दिन 20 दिन, उनको स्विच कर लेने के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेड्स दिए जाते हैं। अब कोई सवाल पूछता है कि भाई गेल में या टाटा स्टील चल नहीं रहा या आईओसी चल नहीं रहा, तो उसमें क्या है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोला हुआ है। तो लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म 1 साल 1.5 साल 2 साल।
तो उसके टारगेट्स अंशुल जी ने अलग दे रखे हैं। अंशुल जी, एक दिन ना मैं आपसे ये भी पूछने वाला हूँ कि इन सभी के, चलो बता ही दो आज, एक दिन छोड़िए, आज ही बता दीजिए। जैसे आपने आईओसी बताया था या गेल का आपने बताया कि ऑल टाइम हाई हिट करेगा ये लॉन्ग टर्म में, ठीक है। आईओसी, टाटा स्टील, इस पर भी काफ़ी सवाल आते हैं सर। टाटा टेक आपके पोर्टफोलियो में तो आप उस पर राय नहीं दे पाएंगे, लेकिन इन पर बता दीजिए कि टाटा स्टील, आईओसी, इस पर क्या करें। चलिए सर, गेल से ही चालू कर लेते हैं। गेल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमने 163 में चालू कराया था। एक सौ हाँ इक्यानवे पे जब 7 जुलाई को लोअर हाई बन रहा था, तब ये क्लियर हुआ था कि अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है 191 में निकल जाइए, आपको 178 के आसपास अगर सपोर्ट मिला तो एंट्री का मौका मिलेगा, नहीं मिला तो फिर 159.60 पे सपोर्ट है, वहां पे एंट्री का मौका मिलेगा। और ये डिप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी ऑल टाइम हाई के लिए। तो मैंने ट्रेडर इन्वेस्टर दोनों के लिए बता दिया, आपको डिसाइड करना कि आप क्या हैं, आपको कितना टारगेट चाहिए। ठीक अब है। आइए आईओसी। आईओसी पे ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ था 128 रुपए के आसपास से। 128 से पहली बार ट्रेडर को 146 पे बुक कराया था, जब रिजल्ट के बाद 2 दिन चला था, 4 और 5 मई को, 2 मई को और मंडे 5 मई को। वहां से ट्रेडर के लिए कितनी बार बोल चुका हूं, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुकी है। इन्वेस्टर्स के लिए एक्यूमुलेशन जोन है, ट्रेडर को इस शेयर से दूर रहना है। एचपीसीएल पे बात हुई थी, हिंद पेट्रो। एचपीसीएल पे बात हुई थी कि 457 रुपए इसका ऑल टाइम हाई करीब है, वहां तक जाएगा, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना। 7 जुलाई को ऑल टाइम हाई के आसपास 455 का हाई बना है, 457 का टारगेट था। वहां से बोलते आ रहा हूँ कि इससे निकल जाइए, रेंज के हाई पे आ चुका है। ट्रेडर इन्वेस्टर दोनों निकल सकते हैं। इन्वेस्टर को वापस से जब डिप मिले 372 की जोन में, वापस एंटर कर लीजिएगा ऑल टाइम हाई, और उससे ऊपर एक्सटेंशन मिल जाएगा। ट्रेडिंग के लिए कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। बीपीसीएल के लिए डिस्कस हुआ था 349 तक आएगा, ब्रेकआउट आया है 302 रुपए में। बाई बताना चालू किया था 266 रुपए से। 349 जिस दिन टेस्ट हुआ था, डेट भी बता दे रहा हूँ, 8 जुलाई को, उस दिन एकदम क्लियर बोला था ट्रेडर के लिए और इन्वेस्टर दोनों के लिए एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। ट्रेडर अब इस काउंटर को भूल जाए। इन्वेस्टर्स को जब लिक्विडिटी लेने नीचे आएगा 304 से 297 की जोन में, तब बाई करना है। अब आ जाइए अब जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे। 240 रुपए करीब ब्रेकआउट था, 260 रुपए 75 पैसे पे ब्रेकआउट था। वहां से 327 जब पहुंचा था, हमने प्रॉफिट बुक की सलाह दी थी, वहां से अब कैंडल पैटर्न बिल्ड हो रहा है। ट्रेडर के लिए रोज मना कर रहा हूं कि आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी 327 328 के ब्रेकआउट के बाद। इन्वेस्टर हैं तो या तो 276 के आसपास लीजिए या 328 के ऊपर लीजिए। लेवल क्लियर बता रहा हूँ, व्यू क्लियर बता रहा हूँ, करना क्या है क्लियर बता रहा हूँ। आप पेन पेपर लेके नोट नहीं करते हैं। अगर आप पेन पेपर लेके नोट नहीं करेंगे तो आप रोज इसी तरह से इधर उधर करते रहेंगे कि कल ये बोला, परसों ये बोला। ट्रेडर ने सवाल पूछा है, मैं ट्रेडर को जवाब दे रहा हूं, इन्वेस्टर उसको सुन ही क्यों रहा है। मैंने ट्रेडर को बोला कि गेल में प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग की खत्म हो गई है। तो आप इन्वेस्टर सुन रहे हैं कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है, और इन्वेस्टर अब घबरा रहे हैं जो ऑल टाइम हाई के लिए लेके बैठे थे। तो आप पहले डिसाइड करो ना, आपको क्या करना है। आपकी मानसिकता क्लियर नहीं है, आप जाके आज मेरे को दोष दे रहे हो, कल आप दूसरे को दोष दोगे, परसों तीसरे को दोष दोगे। आप नहीं नहीं पहले अपना अंशुल तो जी, दोष नहीं दे रहे हैं अंशुल जी, कोई दोष नहीं दे रहा है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। जनरल मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास लक्ष्मी सी में 1 लाख ग्राहक है, मेरे पास रोज 25 ऐसे फोन आते हैं। कोई आप अलग सवाल नहीं पूछ रहे, मैं आपको कोई अलग जवाब नहीं दे रहा हूँ। प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिक प्रॉब्लम क्या है। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रेड कर रहा है, जो बटन दबा रहा है, आपसे मेरा मतलब विवेक मित्तल नहीं है, आपसे मेरा मतलब हाँ जो मतलब ये मैं सुन रहा है। दर्शक को सही, आई नो आप आई जो नो। बटन दबा रहे हो ना, आप जो बटन दबाने वाले, जो जिसकी ये उंगली है जो बटन दबा रहा है, अपनी मानसिकता क्लियर कीजिए। ट्रेड करने आए हैं, मेरे पास आइए, मैं रोज 5 से 8% के मूवमेंट के आपको 10 स्टॉक दे दूंगा। जब मार्केट नहीं चलेगा या मार्केट रिवर्स करेगा, आधे से ज्यादा स्टॉप लॉस खा जाएंगे। ये चीज भी मैंने क्लियर की थी। स्टार्टिंग 20%, आखिरी 20% सबसे चैलेंजिंग फेस होता है, इसमें पैसा कमाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये समय होता है अपनी कैपिटल को बचा के रखने का, जो अभी चल रहा है। बीच का 60% आता है, बम्पर पैसा बनेगा। इस 60% में आपको इतना पैसा कमाना है कि जो आखिरी और स्टार्टिंग के 20% में जो लॉस होता है, वो काट के आप नेट प्रॉफिटेबल रहें। और अगर आप क्लियर नहीं करते हैं कि मैं इन्वेस्टर हूं कि ट्रेडर, आप दोनों तरफ झूलते रहेंगे। मार्केट आपको जो रोलर कोस्टर होता है, झूले मेले में जाते हैं जो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ले जाता है,
आपको इमोशंस उसी तरीके से ऊपर नीचे ले जाएगा। मैं ट्रेडर हूं, मेरे को पता है मेरी एक्सपर्टीज क्या है। मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप मेरी एक्सपर्टीज है। 5 से 8 दिन में 3 से 5 8% रिटर्न निकालना मेरी एक्सपर्टीज है। मैं इतना करता हूं, मैं इतना करके देता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। सिंधु ट्रेड में जी। स्टॉप लॉस कटा, उसको पकड़ के लोग आज तक बैठे हैं। मान लीजिए कि वो गिरते गिरते 50% गिर जाए, आपने लिया 5% प्रॉफिट के लिए था, तो 3% का स्टॉप लॉस देके निकलिए ना। उसके सामने कितने शेयर चले, डिलीवरी हमने लास्ट फ्राइडे डिस्कस किया था, आज देख लीजिए 5% ऊपर आ गया है। इसके पहले हमने एजीआईएल 3 बार दिया, एक बार 3% स्टॉप लॉस कटा, 2 बार 5-5% टारगेट मिला। यानी 3 में से 2 बार सही रहे, 10% मिला, 3% गया, नेट पे 7% फिर भी मिला ना। तो अगर ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस काटिए ना। स्टॉप लॉस क्यों नहीं काट रहे हैं? लेते समय आप ट्रेडर बन रहे हैं, जब 3% 4% नीचे आ जाता है आप बन जाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। फिर अगर उसमें हो गया, मालूम पड़ा बाइंग क्लाइमेक्स जैसे रेलवे में हो गया, वो गिर जाएगा 50%। 50% गिरने के बाद रिकवरी करने के लिए आपको ऐसा स्टॉक चाहिए जो 100-125% रिटर्न दे, तब आपकी कैपिटल पे आप खड़े होंगे। 3% का स्टॉप लॉस रिकवर करना या लॉस रिकवर करना एकदम पीनट है, जिसको हम कहते हैं एकदम आसान। कोई भी शेयर 5-6% चल गया आपका रिकवर हो जाएगा। 50% घुसने के बाद आप रिकवरी करने जाओगे ना, बिल्कुल 125% चल स्टॉक चाहिए। म्यूचुअल फंड मैनेजर नहीं ढूंढ पाता है उस स्टॉक को, आप और हम कैसे ढूंढ लेंगे? तो माइंडसेट क्लियर रखिए ना। बिल्कुल। तो ये माइंडसेट क्लियर रखना पड़ेगा भाई, ट्रेडर्स को भी और इन्वेस्टर्स को भी। अब जो लोग सिंधु ट्रेड में घुसे थे 31-32 पर, 29 का स्टॉप लॉस अगर दिया तो वो काट लेना है। अब इसमें फिर दिमाग नहीं लगाना कि भाई लॉस हो रहा है, इमोशंस आ जाते हैं कि लॉस में क्यों काटूं। तो वो थोड़ा सा इमोशंस को साइड में रखना होगा अगर आप ट्रेडर हैं तो। एक सवाल और अंशुल जी, एक हमारे प्राइम मेंबर हैं दीप साहब, ये पूछ रहे हैं सर, टाटा पावर वर्सेस अदानी पावर, किस में ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है आपको? एनी डे सर, एनी डे हाई बीटा काउंटर है। एनी डे अदानी पावर हाईएस्ट बीटा वाला काउंटर है, मैक्सिमम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देता है। अब आपको होम रन मारना है तो आपको 1 साल 1.5 साल बैठना है। आपको छोटे छोटे ट्रेड करना है तो अदानी पावर आपको हमेशा 5-7-8% की मूव देता है। 3 बार हम 530 के आसपास लेके 598 के आसपास बैठ चुके हैं। अब होता है कि आप 530 पे लेते हैं, 598 पे मैं बेच दूंगा, 598 आते ही से आपको ब्रेकआउट दिखने लगता है कि नहीं इस बार तो ब्रेकआउट दे देगा, वो 670 चला जाएगा, वो फिर 530 आ जाता है। फिर आप मार्केट को कोसते हो कि अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा था मैंने लिया नहीं, अब वो नीचे आ गया। तो 530, 590, 98 इसकी रेंज चल रही है। रेंज के लोअर एंड पे लीजिए, अपर एंड पे बेचिए। जिस दिन सस्टेन हो जाएगा, थोड़ा सा महंगा ले लीजिएगा 630 में, कंफर्म हो जाएगा 670 जा रहा है। नहीं, वो बीच के 30 रुपए बचाना है, 598 से 620 के 30 रुपए बचाने के लिए आपने 10 बार की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिस की। कितनी? 5-5% की। 10 अपॉर्चुनिटी 5% की कितनी हो गई? 50%। 580 से 680 कितना हुआ? मुश्किल से 30%। आप जो चीज कर सकते थे, रिपीटेबल चीज कर सकते थे, वो छोड़ दिया एक बड़े मूव के लिए। एनी डे अदानी पावर बेटर है। 530 में मिल जाए, 598 में बेच लीजिए, 620 के ऊपर सस्टेन कर जाए, 680 में बेच लीजिए। तो लेवल्स तो क्लियर है ना, और मार्केट बार बार आपको लेवल पे अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पेन पेपर लेके नोट नहीं करते हैं लेवल। लेवल नोट कीजिए, बाद में आप पूछते हैं स्टॉप लॉस मुझे याद ही नहीं है आपने क्या दिया था लेते समय। रिस्क कैसे फिर आपने मैनेज की थी? क्वांटिटी फिर आपने कैसे डिसाइड की कि मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी है? मैं जैसे हम लोग रिस्क लेते हैं, यहाँ बाजू में हम लोग बैठे हैं सब ट्रेड करते हैं, इसकी रिस्क हर ट्रेड पे रिस्क 2,000 रुपए की होती है, इसकी 5,000 होती है, मेरी 15,000 होती है। तो क्वांटिटी में ऐसी डिसाइड करता हूँ कि अगर मेरा स्टॉप लॉस कटे तो मेरा 15,000 का लॉस हो। ये उससे कम क्वांटिटी लेता है कि इसके 2,000 रुपए लॉस हो अगर बिल्कुल। कटे तो। ये ऐसी क्वांटिटी लेता है कि इसका 5,000 कटे। तो हम तीनों सेम शेयर ले रहे हैं, सेम प्राइस पे ले रहे हैं, सेम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, लेकिन तीनों का स्टॉप लॉस अलग है क्योंकि तीनों का रिस्क मैनेजमेंट अलग है। अंशुल जी, वैसे भी जब मैं सीएफए कर रहा था तो पहला चैप्टर था रिस्क, उसके बाद आया था रिटर्न। तो हमने अपने टीचर से उस समय यही सवाल पूछा था। हमने कहा सर पहले रिटर्न क्यों नहीं आया, रिस्क क्यों पहले पढ़ा दिया? तो उन्होंने बोला कि ये तुम जब उस समय तो हमने स्टॉक मार्केट का बहुत कुछ जरा सा भी कुछ नहीं जानते थे। तो उनसे जब उन्होंने बताया ना कि ये तुम समझोगे जब तुम स्टॉक मार्केट में घुसोगे कि रिस्क कितने इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पहले रिस्क सोचना है फिर रिटर्न देखना है। तो रिस्क भी आपको एनालिसिस करना है, ये पहले पढ़ाया जाता है। लेकिन जो स्टॉप लॉस नहीं फॉलो कर रहे
उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत तो होगी। देखिए, फॉलो स्टॉप लॉस भी करना होगा। एक सवाल मिला अंशुल जी, डिफेंस स्टॉक पर BEL, HAL, मस्टगांव डॉग, इनको किन लेवल्स से एवरेज कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं एवरेज करना 1 से 2 साल के विजन के लिए? अब सर देखिए, बीईएल का ही ट्रेड पकड़ लीजिए। अब बीईएल का कोई मतलब है अब बात करने का? मतलब अब कोई मतलब ही नहीं रह गया बात करने का। 328 रुपए, 314 रुपए पे ब्रेकआउट आया था। 318 रुपए पे बीईएल अपन ने डिस्कस किया था 9 मई को, कि इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हुए चलिए। ये गया कहां तक? 430 रुपए तक। 430 पहुंचने पे स्विंग लो बना 405 का। उस दिन से क्लियर था कि 405 के नीचे जिस दिन आके क्लोज करेगा, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपको पोजीशन से एग्जिट कर देना है। एग्जिट करने के बाद कम से कम 3-4 महीने के लिए छोड़ देना है, जब ये नया सेटअप बनाएगा। रोज आप बीएल पे सवाल पूछोगे, रोज मैं एक ही जवाब दूंगा, 405 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है, 318 से बाई किया था, 405 पे प्रॉफिट बुक हो गया। नया पैटर्न बनने में 2 से 3 महीने लगेगा, उसके बाद आपको बाई करना है। तो आप स्टॉक के नाम की जगह अगर पैटर्न पे अटकेंगे, तो जिसमें पैटर्न बना वही भगवान है। बीएल में अगले 3-4 महीने आपको कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। हो सकता है 379 पहला लेवल था जो लिक्विडिटी लेने आना था, वहां से रिवर्सल नहीं बना। अब अगला लेवल है 358, जहां पे रिवर्सल या लिक्विडिटी बन सकती है। HAL, BDL और ये बाकी मतलब डिफेंस के बाकी सब स्टॉक्स पे मैं वापस से बेरिश हूँ। GRSC आपका अगला सवाल आएगा, पहले GRSC बता देता हूँ। मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्डेड शो आप ही के चैनल पे पढ़े हैं, आप उठा के देख लो। 2873 का लेवल बताया था कि 2873 का लेवल अगर टूट जाएगा तो फिर स्टॉक से हर कीमत पे आपको हट जाना है। नीचे गैप छूटा हुआ है 2095, 1924 पे। इस रेंज तक ये नीचे गैप फिल करने आ सकता है। तो अगर आपके पास किसी तरह का लॉन्ग है, 2873 आपका लास्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। HAL का आपने सवाल पूछा, HAL वीकली चार्ट पे मैंने बड़ी कैंडल आपको नोटिस कराई थी लास्ट टाइम अर्निंग्स के बाद 12 मई को। वीकली चार्ट पे हाई बना है 5165, लो बना है 4420। जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलता है, किसी तरह की मोमेंटम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। बल्कि रेंज का हाई 8-10 दिन कंटिन्यूअसली मेहनत करके निकालने की कोशिश किया, फेल हुआ है। 5000 रुपए टूटा है, तो रेंज का लोअर एंड 4420 आएगा, जो ऑलमोस्ट लास्ट वीक में 3 बार टेस्ट कर चुका है। गलती से 4420 टूट गया, तो अगला लिक्विडिटी लेवल इस पे बनता है 3820 रुपए का। तो आप जिसको ट्रेडिंग करना है वो 4420 के नीचे शॉर्ट भी कर सकता है 3820 के लिए। लेकिन फिर मैं वही रिपीट करूंगा, बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक से मैं दूर रहता हूं, क्योंकि बाइंग साइड दिखा के भी स्टॉप लॉस काटता है, सेलिंग साइड दिखा के भी स्टॉप लॉस काटता है। पैसा कमाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। अब आप आइए बीडीएल पे। बीडीएल जब ये इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से वापस ऑल टाइम हाई बना था, बीडीएल 1800 का लेवल आपको याद होगा, मैंने बार बार बोला था, रिकॉर्डेड शो है, पिछले उठा के भी पढ़ लीजिए। चंक्स भी आप काटते हैं वो भी कहीं ना कहीं लोगों को मिल जाएगा। 1800 का लास्ट स्टॉप लॉस दिया था कि अगर किसी तरह की लॉन्ग है, 1800 के नीचे स्टॉक एक्सट्रीम वीक होगा। पहला ही लिक्विडिटी लेवल 1572 का होगा, जो आज टेस्ट हुआ है। लेकिन इससे कोई पॉजिटिव जो फ्राइडे टेस्ट हुआ था, और आज कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं है। अगर यहाँ से पॉजिटिव रिएक्शन नहीं मिला, तो अगला लिक्विडिटी लेवल इस पे आता है 1375 तक, वहां तक नीचे आ सकता है। तो लेवल्स नोट कीजिए। लेवल अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं पेन पेपर लेके, तब आप अपने पैसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बल्कि आप अपने नहीं, अपने बच्चों के पैसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो प्रमोद कुमार जी, आपका भी सवाल BEL पर था, इस पर तो आंसर मिल ही गया होगा, और बाकी जो डिफेंस के जिन लोगों ने शेयर लिए हुए हैं उनको भी जवाब मिल गया होगा। देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूं कि सितंबर से लास्ट सितंबर से अंशुल जी ने बोला था कि भाई डिफेंस शेयरों से निकलो और रेलवे शेयरों से निकलो। फरवरी तक रेलवे शेयर तो बिल्कुल बुरी तरह से पिट गए थे, और डिफेंस शेयर भी वहाँ से 30-40% गिर गए थे। उसके बाद कहानी शुरू हुई जियोपॉलिटिकल की, जो कि एक न्यूज़ बेस मामला होता है। जब हमने देखा कि अप्रैल मई के आसपास जब ये सारा युद्ध शुरू हुआ था भारत पाकिस्तान का, उसके बाद फिर ईरान इजराइल वाला, तो उससे थोड़ा सा डिफेंस सेक्टर को बूस्ट मिल गया, जिसकी वजह से वो स्पाइक लिया। लेकिन पहले पिटे थे 40% रेलवे शेयरों में आज तक बाइंग नहीं आई। अंशुल जी, 1 साल हो गया, सितंबर से आप सेल में हो और आज तक बाइंग नहीं आई। कोई है रेलवे शेयर जिसपे आपकी अब कृपया दृष्टि पॉजिटिव साइड पर आई हो, या अभी भी आप सेल में ही हो? सर आने का कोई लॉजिक भी नहीं है ना। HEG में 2018 में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, आज तक ऑल टाइम हाई नहीं आया।
तो जो 2018 वाले बाइंग क्लाइमैक्स के स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे नहीं आए हैं, तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि 2024 वाले ऑल टाइम हाई पे आपको 2025 या 26 में मिल जाएंगे। तो आप तो नोट करके रख लो, जिस दिन एचईजी में ऑल टाइम हाई लगेगा उसके 6 साल बाद रेलवे डिफेंस स्टॉक में बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है। तो एचईजी में हाई लगने के 6 साल बाद कहीं जाके समय लगेगा रेलवे और डिफेंस काउंटर्स का। अगर ये इंडिया पाकिस्तान वॉर ना हुआ होता तो ये सारे स्टॉक्स आपको रेलवे वाली ही कैटेगरी में मिल रहे होते। किस्मत थी, किसी ने अच्छे कर्म किए थे, किसी के पुण्य थे, जो ऑल टाइम हाई इन स्टॉक्स में मिल गया, निकल गए, बहुत बेहतरीन। नहीं निकले तो हाल फिर धीरे धीरे 6-8 महीने में जाके फिर वही रेलवे वाला होना है। तो मिड कैप, स्मॉल कैप, आप लार्ज कैप की तरह प्ले करोगे ना, तो आप अपना पैसा खत्म करोगे, इवेंचुअली आपका पैसा खत्म होगा। क्योंकि लार्ज कैप 30% गिरने के बाद दोनों हाथ ऐसे एकदम फैला के उसको ऐसे एकदम समेट लेना चाहिए। बॉक्स के लो पे हमने टाइटन डिस्कस किया था, एम डिस्कस किया था, कोटक बैंक डिस्कस किया था, सब 30-30% नीचे पे हमने बाई किए थे कि बॉक्स लो पे हैं, इनको तो ब्लाइंड बाई करके रखिए, ऑल टाइम हाई जा रहे हैं, सब चले गए। मिड कैप स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई से 15% गिरे, उसके बाद छोड़ देना चाहिए कि ये स्टॉक छोड़ दो, नए ऑल टाइम हाई पे जब पहुंचेगा तब लेंगे। तो मिड कैप स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई, 52 वीक हाई, इनके ऊपर लिए जाते हैं। लार्ज कैप 52 वीक हाई से 30% नीचे लिए जाते हैं। दोनों को मिक्स करेंगे ना तो दिक्कत में रहेंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सतीश पटेल साहब, इनका सवाल है वारी रिन्यूएबल्स पर 1250 के भाव में दिया गया है शेयर। सर क्वांटिटी इनके पास 282 रुपये 282 है, अब क्या करें, इसमें कुछ राय आपकी? वारी रिन्यूएबल सर, ये भी अगेन आपको याद होगा, वारी रिन्यूएबल में हमने डिस्कस किया था, ये पहले देख लूं बीएससी में है कि नहीं। वारी रिन्यूएबल, दोनों में हाँ, है ये। वारी रिन्यूएबल में हमने डिस्कस किया था 1170 पे बेस ब्रेकआउट आया है, लेकिन छोटा सा बेस है, बड़ा वॉल्यूम जरूर है लेकिन बेस बहुत छोटा है। अगर 2-3 दिन सस्टेन नहीं किया 1170, तो इसमें ब्रेकआउट फेल होगा और लिक्विडिटी लेने स्टॉक नीचे आएगा। पहले लिक्विडिटी लेवल 971 है। 90% लोगों ने नोट नहीं किया कि 1170 के नीचे हमको एग्जिट करना है। सबने टारगेट जरूर सुन लिया होगा और सबको टारगेट भी याद होगा कि 1400 रुपये बताया गया है। अगर ब्रेकआउट सस्टेन हुआ तो 1400 रुपये जाएगा, अगर उसमें जुड़ा हुआ था। साथ में ये भी जुड़ा था 4-5 दिन पहले सस्टेन होने दीजिए उसके बाद बाई कीजिएगा। उसके साथ ये भी जुड़ा था कि 1170 के नीचे क्लोज हो जाए तुरंत एग्जिट कर देना है। 971 रुपए 20 पैसे का लिक्विडिटी लेवल है, वहां तक आएगा। 1170 के नीचे वॉल्यूम के साथ क्लोज हुआ है, धीरे धीरे करके 971 आ जाएगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है सेजल राउत जी का आरवीएनएल पर 401 का लॉन्ग टर्म व्यू, सेल होल्ड और एवरेज। वैसे तो आपने रेलवे पर सेल बता ही रखा है, लेकिन फिर भी आरवीएनएल पे अपना एक इन पार्टिकुलर व्यू। क्लियर कट एग्जिट की सलाह है। आरबीएनएल ऑल टाइम हाई से अभी, ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक गिरा है, 52% गिरा है, 25% का बाउंस बैक आया है 440 तक, धीरे धीरे करके 308 रुपए आएगा। और जिस दिन 308 रुपए टूटेगा, नेक्स्ट लेग होता है बाइंग क्लाइमेक्स का 50% के बाद 80% का। 80% आता है 120 रुपए पे, तो 120 आएगा कि नहीं आएगा मेरे को नहीं पता। 300 का लेवल अगर होल्ड हो जाता है तो 300 के आसपास 4-5 साल समय काट सकता है। ठीक है। जयदीप मुखर्जी हैं, वो बोल रहे हैं कि डियर विवेक सर, ग्रेट फैन ऑफ यू एंड अंशुल जी, काइंडली रिक्वेस्ट फॉर व्यू ऑन वॉकहार्ट फार्मा। वॉकहार्ट फार्मा पर अंशुल जी आपका व्यू? वोकार्ट फार्मा हमको बहुत पसंद है सर, 350 से क्लाइंट्स लॉन्ग थे। फिलहाल के लिए ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि क्लाइमेटिक मूव बना चुका है, क्योंकि 1662, 1675-90, 1675-90 का लास्ट ब्रेकआउट था, ये था 11 जून को। और उस दिन वॉल्यूम राइज था 1536%। उसके बाद से 11 जून से आज तक कोई भी उस ब्रेकआउट कैंडल को फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है। और आज के सेशन में उसी कैंडल के लो पे खड़े हैं। तो अगर ये 1530 के नीचे क्लोज कर गया तो ब्रेकआउट कैंडल पे जो ये 8.9 मिलियन लॉन्ग है, इनके स्टॉप लॉस कटेंगे, यानी 9 मिलियन, यानी 90 लाख शेयर की सेलिंग आती है। नहीं, 1 मिलियन 10 लाख होता है, 9 मिलियन, हाँ, 90 लाख होगा। 90 लाख की अगर शेयर की सेलिंग आई तो काउंटर सीधा सीधा पहले अपने स्विंग लो 1194 को टेस्ट करने आएगा। तो पहला नेगेटिव क्लोज इसमें 1675 के नीचे आ चुका है।
1530 के नीचे क्लोज करते ही से नेगेटिविटी कंफर्म हो जाएगी, 1194 का टारगेट खुल जाएगा। एक हमारे दर्शक हैं स्वान एनर्जी पर पूछ रहे हैं, 510 के लिए हुए हैं। अंशुल जी, इस पर क्या करें आप? तो स्वान एनर्जी अगेन, स्वान एनर्जी हमने भी बाई दिया था जब ब्रेकआउट आया था 15 जुलाई को। उस दिन भी 700% वॉल्यूम राइज था, और 16 जुलाई को फॉलो थ्रू में 933% वॉल्यूम राइज था। रिस्क फ्री हम हो चुके थे, और उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 502 का था कि 502 के नीचे अगर क्लोज करता है तो 437 पे लिक्विडिटी लेवल है, ये लेने आएगा। 502 के नीचे डिसाइसिवली क्लोज किया, 437 का लिक्विडिटी लेवल आज टेस्ट हो चुका है, बट पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दिख रहा है। अगर आज और कल का सेशन मिला के ये 460 के ऊपर नहीं आया तो आप मान के चलिए कि 412 रुपए का डाउनसाइड टारगेट खुल जाएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं उमेश सैनी साहब, वो बोल रहे हैं कि सर आप दोनों के बड़े फ़ैन हैं, धन्यवाद सैनी साहब। और बोल रहे हैं कि सर मुझे अंशुल जी एमिक्योर फार्मा पर एडवाइस दे दीजिए। इन्होंने सर 144 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, अब इसमें क्या करें, रखें या निकल जाएं? एम क्योर सर, इसकी स्पेलिंग बताइए। हाँ, ई एम एमिक्योर फार्मा। हाँ, ई एम सी यू आ रही ना? ये तो इन्होंने हाँ, बड़े इसमें सस्ते लिए हुए हैं। सॉरी। हाँ, इन्होंने 144 रुपये पर, ये 144 था क्या? ये गलत 44 टाइपो का भी एरर तो नहीं हो गया? तो ही 895 को दिख रहा है। 1444 होना चाहिए, 144 नहीं। हाँ, मुझे यही लग रहा है, क्योंकि ये तो टाइपो एरर लग रहा है, क्योंकि ये काउंटर तो 889 के नीचे तो मुझे दिख ही नहीं रहा कि गया है। चलिए, खैर सर इस पे राय दे दीजिए। यार, कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है सर। बड़े कप एंड हैंडल पैटर्न का जो हैंडल डेवलप हुआ है, उस हैंडल में भी एक छोटा कप एंड हैंडल डेवलप हुआ है। 3 बार अटेम्प्ट कर चुका है निकलने की, तीनों बार फेल हुआ है, लेकिन फेलियर पे वॉल्यूम नहीं था। ब्रेकआउट के दिन भी वॉल्यूम नहीं था, तो बहुत इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है। लेकिन 1445 अगर निकलता है तो फिर इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट आना चाहिए, तब 1700 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो 1445 अगर निकला तो हम अपने क्लाइंट्स को बाई जरूर देंगे। ऊपर में 1700 तक का टारगेट मिल सकता है, बट अगर आपके पास है, ऑलरेडी है, तो आपको एक स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए 1320 रुपए का। अगर 1320 टूटता है तो पैटर्न खराब होगा, फिर ये गैप फिल करने जाएगा 1188 तक, और स्विंग हाई टच करने जाएगा 1102 तक। तो हर कीमत पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, और स्टॉप लॉस कटने के पहले अगर 1450 1455 की जोन क्रॉस हो गई तो फिर मान लीजिए कि 1700 रुपये मिल जाएगा। रिजल्ट भी ठीक ठाक आए हैं, तो मैं मान रहा हूँ समय लेगा, बट 1445 क्रॉस होगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉप लॉस ना लगाएं, वो मैंडेटरी है। ठीक है। गादिया मिता जी हैं, इनका सवाल है सर, एक तो जायसवाल नेको पर इन्होंने 53 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, और एक नेटवर्क 18 के 59 रुपये 65 पैसे पर लिए हैं। अभी दोनों पर आपका व्यू जानना चाहती हैं। जायसवाल निको ठीक ठाक पैटर्न डेवलप हो रहा है। 54 निकला तो फिर इसमें अच्छी तेजी आएगी 64 65 रुपए तक। तो 54 के निकलने के पहले तक तो वेट एंड वॉच वाली ही स्थिति में रहेगा, तब तक तो नहीं करूंगा, क्योंकि 53 के ऊपर ब्रेकआउट था। 3 दिन 53 के ऊपर गया, लेकिन तीनों दिन नीचे आके क्लोज किया है। तो जो प्रीएम्प्टिव लॉन्ग्स हैं वो ऑलरेडी ट्रैप्ड हैं, अगर फ्लैश सेलिंग आई तो दिक्कत आ जाएगी। तो बाइंग अगर करना है तो 54 के ऊपर जब डिसाइसिवली टिके तब बाई करना चाहिए। अगर है तो 2 4 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। फ्राइडे आते आते दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, तब तक और चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेटवर्क 18 में अगेन फ्राइडे को 390% वॉल्यूम राइज था, 78 मिलियन का वॉल्यूम था। मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होने में थोड़ा सा असमर्थ रहा 58.37, बट आज वापस से सेकंड अटेम्प्ट लगा रहा है। तो ओवरऑल ये स्टॉक पहले 63 65 की जोन, और उसके बाद 77 रुपए तक जा सकता है। हर कीमत पे 2 बार हम ऑलरेडी 8-8% का प्ले कर चुके हैं, ये थर्ड प्ले हम कर रहे हैं। हर कीमत पे आपका 54 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 54 के बाद ये स्टॉक एक्सट्रीमली वीक हो जाएगा, उम्मीद कम है कि तोड़ेगा, बट 54 आपका मैंडेटरी स्टॉप लॉस होना चाहिए। 2 बार फटाफट पैसा मिला है तो थर्ड टाइम थोड़ा सा धीरे धीरे देगा, बट 63 to 65 की जोन तो दिख ही रही है। उसके ऊपर जाके 77 तक जा सकता है। राज चौधरी साहब पूछ रहे हैं सर, मोरपैन का क्या फ्यूचर लग रहा है आपको? मोरपेन लैब अगेन रेंज में है 73 और 54।
54 के नीचे टूटा तो फिर काफी दिक्कत हो जाएगी इसमें। 54 जब तक आपके पास मतलब अगर है तो 54 का आप मैंडेटरी क्लोजिंग बेसिस, वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए। उसके नीचे वीकली क्लोजिंग हुई तो फिर खराब होगा, फिर और 20-25% नीचे जाएगा। बट अगर 54 के बाद बुलिश एविडेंस मिला तो फिर ये रेंज का अपर एंड 68 to 73 है, वहां तक जा सकता है। अंजुल जी, एक सवाल मेरा भी है आपसे। ये जो आप फ्राइडे को तो फ्राइडे तक काम करके गए आप, फिर सैटरडे को आप घूमने चले गए, वो भी अकेले अकेले। कैसा रहा आपका ट्रिप अकेले? घूमने नहीं गए थे सर, एक कंपनी है रीगाल रिसोर्सेज, जो हाँ। ये कॉर्न स्टार्च आती है मक्के से, उनका आईपीओ आना है। उनका वो मतलब आगे वो आईपीओ प्लान कर रहा है, महीने 2 महीने में आरएचपी फाइल हुआ है। तो उन्होंने एनालिस्ट वगैरह को बुलाया था अपना प्लांट विजिट कराने, दिखाने के लिए कि कैसी उनकी फैसिलिटी है, किस तरीके से वो प्रोसेस करते हैं। तो वो प्लांट देखने गए थे कि मतलब फूड ग्रेड का जब मटेरियल बनता है तो उसकी लैब टेस्टिंग अलग है, फर्नेस कैसे होता है, कि मक्का अच्छा। बनने से मतलब मक्का किसान उनको देता है, वहां से लेके वो कॉर्न स्टार्च बनने तक का या कॉर्न मील बनने तक का जो पूरा प्रोसेस है, वो उन्होंने समझाया। अच्छी खासी उनकी वो है, कैपेसिटी है। और पोस्ट आईपीओ उनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होनी है। तो अच्छा। प्राइमा फेसी तो मेरे को सब चीजें अच्छी लगी हैं, बट आरएचपी फाइल होगा तो और डिटेल निकल के आएंगी, तब देखते हैं क्या आता है उसमें से। कैसा मौसम था सिलीगुड़ी का? पूरी बारिश थी सर, एकदम एक्सट्रीमली, अच्छा। दिन भर। अरे चलो, कोई नहीं। वीकेंड मतलब अच्छा बन गया, मतलब एक नॉलेजेबल भी बना और थोड़ा घूमना फिरना भी हो गया, आउटिंग भी हो गई, राइट? बिल्कुल सर। चलो। एक हमारे दर्शक हैं पीपीएल फार्मा पर पूछ रहे हैं, हकीम शेख साहब। इन्होंने 267 रुपये के लिए हुए हैं। इनका तो शेयर भी मुझे याद हो गया, पीपीएल फार्मा 267 का। ये इन्होंने कभी इसको शेयर को हाथ नहीं लगाया। आई थिंक ये काफ़ी लंबे समय से इसको लेके रखे हुए हैं। अंशुल जी, क्या करें अब ये? लगाना भी नहीं चाहिए सर, 181 197 अच्छा बाइंग जोन है। इस जोन में बाई करके 2-3 साल के लिए छोड़ दीजिए। तो जैसे वॉकआउट 300 से 1400-1500 रुपये आ गया, हवा नहीं लगी लोगों को, उसी तरीके से जब ये अपना सेक्युलर बुल रन चालू करेगा, आप टारगेट लगा के बैठेंगे कि 360 रुपए का, 460 रुपए का, सब तोड़ते फोड़ते हुए ऊपर निकल जाएगा। किसी ने वॉकआउट में 300 रुपए पे जब चल रहा था, 600 के ऊपर किसी ने टारगेट नहीं दिए थे, आज 1600 रुपए खड़ा है। तो ये इस स्टॉक में टारगेट लगाने की जगह एक्यूमुलेट एसआईपी, मंथली वीकली जैसा भी समझ में आए, एसआईपी करके छोड़ते जाइए 2-3 साल के लिए, इसको देखना नहीं है। ठीक है। निष्ठा श्रीवास्तव जी बोल रही हैं, सर यूपीएल में फ्रेश एंट्री ले सकती हैं क्या? स्टॉप लॉस और टारगेट और बता दीजिए। यूपीएल में सर 720 रुपए का ब्रेकआउट चाहिए, उसके बाद बनेगा। पहला अटेम्प्ट ये ब्रेकआउट फेल करके नीचे आया है, तो सेकंड अटेम्प्ट में बड़ा वॉल्यूम चाहिए, बड़ी कैंडल चाहिए, कंप्लीट बुलिश एविडेंस, जो नॉर्मल ब्रेकआउट से ज्यादा बुलिश एविडेंस चाहिए। तो आई वुड वेट, मैं जब तक ये पूरे स्ट्रक्चर का जो भी लॉन्ग स्ट्रैप है 730 वाले, वो नहीं निकल जाते, उनको बेल आउट नहीं मिल जाता है, तब तक मैं लॉन्ग नहीं करूंगा। एक्टिव वॉच लिस्ट में है मेरी, 730 के ऊपर जैसे ही टिकेगा मैं बाई दूंगा। प्राइमा फेसी ब्रेकआउट इसका 716 पे है, 715-85 प्रिसाइसली। बट मैं 730 निकलने का वेट करूंगा, उसके बाद बाई करूंगा। अगर आपके पास है तो आपको होल्ड करना चाहिए। एक हमारे दर्शक हैं हरीश जी हैदराबाद से, ये पूछ रहे हैं, सर शक्ति पंप में क्या करें? इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, आज ये शेयर करीब 6.5% गिरा हुआ है। अब इसमें क्या सपोर्ट वगैरह है, क्या रेजिस्टेंस है? शक्ति पंप में इसका रिजल्ट खराब आया है सर मेरे ख्याल से, क्योंकि रिजल्ट का वो दिख रहा है कि शायद फ्राइडे या सैटरडे इसका रिजल्ट आया है। शक्ति पंप में 93 करोड़ रेंज से बनी हुई। बढ़कर इनका प्रॉफिट 97 करोड़ हुआ है। एबिटा भी ठीक है, लेकिन वही है, वाई ओ वाई तो ठीक है, लेकिन क्यू ऑन क्यू रिजल्ट थोड़ा वीक आ गया, जिसकी वजह से काउंटर इम्पैक्ट झेल रहा है। सर क्या करना है? Q1Q रिजल्ट में ग्रोथ ही नहीं है सर। 8.4 का ईपीएस लास्ट जून में था, इस जून में 8.1 का आया है, यानी डी ग्रोथ ही है 4% की। और मिड कैप स्मॉल कैप में ईपीएस ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर इनको चलना है तो। जो डी ग्रोथ यहाँ दिख रही है, फिलहाल तो रेंज बनी हुई है 1034 और 820 की। 820 के नीचे अगर क्लोज किया तो फिर इसमें धड़ल्ले से डाउनसाइड खुलेगी। और पीछे गैप छूटे हुए हैं बहुत सारे, 480-500 की रेंज में वहां तक आ सकता है। तो अगर है तो 800 रुपए का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए, क्योंकि 820 का सपोर्ट है, थोड़ा सा बफर देना जरूरी है। 800 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, उसके नीचे अगर कटता है तो फिर निकल जाइएगा, नहीं कटता है
तो फिर आपको वापस से रेंज का हाई 1034 मिलेगा। दूसरा सर नेटवेब, आपको याद होगा हमने फ्राइडे भी आप ही के शो पे डिस्कस किया था, स्टॉक चलना स्टार्ट किया था, वापस से आज फिर चला है। आज चला है कितना, 8% आज फिर चला है। 2379 का टारगेट डिस्कस हुआ था 2084 रुपए के ब्रेकआउट पे, 2084 के ब्रेकआउट से फ्राइडे हाई जाके लो, मतलब मिड ऑफ द रेंज आके क्लोज हुआ था। आज वापस फॉलो थ्रू मूव दे रहा है। तो सिंधु ट्रेड का 3% का स्टॉप लॉस, एक आध दो चार और पकड़ लीजिए, दो दो तीन तीन चार 4% के स्टॉप लॉस। एक ही शेयर आपको 2 दिन में 8%, 8.5% का रिटर्न दे रहा है। नहीं स्टॉप लॉस काटेंगे, फंसे रहेंगे डेड शेयर के साथ, तो नेटवर्क जैसे चलते शेयरों के लिए आपके पास पैसा कहाँ से रहेगा। मिड कैप स्मॉल कैप में जो चल रहा है वही भगवान है, क्या है वो शैतान है, निकालिए उसको और भगवान के साथ आगे बढ़िए। अच्छा देखिए, नेट वेब पर हमारे जो दर्शक हैं राजेश राणा जी वो भी आ गए हैं। वो बोल रहे हैं कि अब ये क्या करना है सर। वो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं इन काउंटर्स पर। राणा साहब ने अच्छा कैसा पैसा बना लिया आई थिंक नेट वेब पर। आप देखो अब जाकर हंसे हो राणा जी के नाम से, मतलब क्या बात। मैं नहीं सर, मैं नहीं, ये ऋषभ मेरे को हंसा रहा है, मैं नहीं हंस रहा हूँ, ये मेरे को हंसा अच्छा रहा अच्छा, है। चलिए ठीक है। फिर राणा जी अब याद करा रहा है मेरे को। अच्छा सर, नेट वेब में करना क्या है अभी। 2379 सर शॉर्ट टर्म टारगेट है, 2379 पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को प्रॉफिट बुक करना है। 2084 में आपने लिया है फ्राइडे को, आज के सेशन में प्रोबेबली पहुंच ही जाएगा 2379। बुक करके खाली होइए, फिर नया कोई घोड़ा चलता हुआ दिखेगा, जैसे यथार्थ हॉस्पिटल क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं, मैंने बाई दिया है। नेटवेब से प्रॉफिट बुकिंग मैं करा रहा हूँ क्योंकि मैं 2379 का वेट नहीं कर रहा हूँ। 8% मिल रहा है, एफडी 1 साल में देती है, 1 दिन में दे रहा है, तो 364 दिन बचे हुए हैं ना मेरे पास। उन 364 दिन के लिए मैंने यथार्थ लिया है, तो यथार्थ मेरे को 364 दिन में भी अगर 8% देगा तो मैं खुश रहूंगा, क्योंकि मैं एफडी से डबल रिटर्न निकाल चुका रहूंगा। तो मैं इसमें अभी 50% प्रॉफिट बुक करा चुका हूँ। बाकी 50% भी जैसे ही कुछ सेलिंग दिखेगी बुक करा दूंगा, नहीं तो 2379 पे तो एग्जिट करा ही दूंगा। और यथार्थ हॉस्पिटल ऑलरेडी लॉन्ग करा दिया है, इन्हीं रेट पे कराया है, 648 पे, और अभी चल रहा है शायद 655 का हाई बना है। यथार्थ कितना चला, हाँ 648 चल रहा है, 655 का हाई बना के इन्हीं रेटों पे यथार्थ किया है। तो आधा बेच के यथार्थ में शिफ्ट कर लीजिए, बाकी आधा 2379 टारगेट पे बेच के निकल जाइएगा। ठीक है, तो यथार्थ में मतलब ये ट्रेडिंग वाला है ना यथार्थ। मेरा सब ट्रेडिंग का है सर, मेरा अरे ट्रेडिंग, मैं एकदम, मेरा माइंडसेट क्लियर है, मैं ट्रेडर हूँ। मेरे को एफडी का रिटर्न हफ्ते भर में चाहिए होता है। हो सकता है हफ्ते की जगह 15 दिन या एक मैं महीना ले। मान गया अंशुल जी, मैं मान गया आप ट्रेडर हो, लेकिन मेन चीज़ क्या है ना, कुछ कुछ आपने जो लॉन्ग टर्म आज बताया, तो लोगों को पता रहना चाहिए कि जो आपने लॉन्ग टर्म वाले अलग बताए हैं 5 स्टॉक वो अलग है, और जो ट्रेडिंग वाले हैं वो अलग है। तो नेटवेब ये और ट्रेडिंग यथार्थ वाला है ना। दोनों इसमें नहीं है, ये दोनों ट्रेडिंग बेट है। अपना ले दे के खा पी के आगे बढ़ना है, इनमें से दोनों लॉन्ग टर्म बेट्स में से नहीं है। ट्रेडिंग की जब जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब तब करेंगे, बट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाले स्टॉक नहीं है। लॉन्ग टर्म में एक नया शेयर मैंने ऐड किया है, ये सीमेंट वाला नुवोको, नोवोको नुवोको। हाँ, नाम ही है इसका। इसके रिजल्ट अच्छे आए थे ना ये, नुवोको विस्टाज, 437 रुपये वाला। हाँ मार्च में भी प्रॉफिट पोस्ट किया है, जून में भी प्रॉफिट पोस्ट किया है, ईपीएस ग्रोथ बहुत बेहतरीन आ रही है। तो स्टेज 2 अप ट्रेंड में भी स्टॉक बहुत लंबे समय के बाद आया है। बस ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करे तो इसमें बाई देना स्टार्ट करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। बट लॉन्ग टर्म प्लेयर्स तो यहाँ पे यहाँ ले लें, 10 20 25 50 रुपए नीचे मिल जाए और ऐड कर लें। स्टॉक 1000 रुपए जा रहा है, तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है। हालांकि मैं उतना लंबा प्ले नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल। मैं तो छोटे छोटे प्ले करूंगा इसमें। बट किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करके छोड़ना है, सीमेंट स्पेस बहुत मस्त है, वो को साल 2 साल के लिए लेके छोड़ दें। ठीक है राणा जी, मुझे थोड़ा माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैंने आपके केवल 2 ही सवाल में ले पाया हूँ। एक शक्ति पंप जो कि दूसरे दर्शक का लिया, और एक केन्स पर बात हुई। बाकी में नेटवेब पर बात हुई। लेकिन अब हमारे साथ एक दूसरी दर्शक भी जुड़ गई हैं। हमारे साथ ज्योति जी जुड़ी हैं इंदौर से। ज्योति जी हाय, गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मैम बताएं क्या सवाल है आपका। गुड मॉर्निंग सर। मेरा क्वेश्चन सर जीनस पावर पे है। अंशुल सर ने एक लेवल दिया था 378 का, तो आज वह उस लेवल पे है वो, तो उसको बाय कर सकते हैं क्या इस लेवल पे 378 के ऊपर। अंशुल जी बताएं, आज 4.5% ऊपर है, 378 के ऊपर चल रहा है, क्या परफेक्ट कंडीशन है बाय करने की।
बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन थी सर, सुबह ओपन लो के साथ चला है और डे हाई पे खड़ा है, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन है बाई करने की। ऊपर में 387.3 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, हो सकता है आजकल वहां पे अटके, अगर नहीं अटका तो सीधा 410.95 निकल जाएगा। तो स्टॉक हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में है, बाई भी दिया हुआ है, मतलब क्लाइंट्स कुछ के पास लॉन्ग हो सकता है। बट हाँ, अब ब्रेकआउट बन रहा है और 410.95 तक का टारगेट दिख रहा है। बीच में एक बार 387.30 जो कि 17 जुलाई का स्विंग आई है, यहाँ पे एक बार एक दो दिन अटक सकता है। और सर आप मुझको राणा जी माफ करना मत बोला करो, आप राणा जी को सॉरी बोला करो इंग्लिश में, हिंदी मत बोला करो। अब सर वो राणा जी को मतलब निकलता ही ऐसा ही कि मुझको माफ़ करना, तो वो थोड़ा सा गाने की मेरा राइम जस्ट निकल इमेजिन जाती एंड है। एंजॉय चालू हो जाता है, मैं कहीं और ही पहुंच जाता हूँ। नहीं, आप ज़्यादा मत घूमिए, आप सक्सेना मत बनिए सर, वहाँ पे सक्सेना जी भी थे राणा जी के साथ तो ज़्यादा मत जाइए वहाँ पर। एक सवाल है JSW एनर्जी, यहाँ पर क्या स्टॉप लॉस और टारगेट होगा? संदीप सिंह जी का सवाल है। इनका जब सीमेंट का आईपीओ आने वाला है तो जब हाँ। आपको याद होगा आइनॉक्स का और वारी का जब कोई आईपीओ आया था, पूरा ग्रुप में एकदम से मतलब तेजी आई थी, तो उस टाइप की कुछ तेजी डेवलप हो सकती है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जेएसडब्ल्यू एनर्जी में प्राइस स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा बना हुआ है। 542 निकलता है, अब फ्राइडे देखिए मोटे वॉल्यूम के साथ एकदम लो पे जाके क्लोज किया है और आज पूरा रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है, तो फ्राइडे का हाई मिला लीजिए। और ओवरऑल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट 542 है, 542 जैसे निकलेगा ये काउंटर, 635 तक का टारगेट इसमें खुल जाएगा। मैं इस पे एक्सट्रीमली बुलिश हूँ, ये मेरे लॉन्ग टर्म वाली लिस्ट में स्टॉक परमानेंट बना हुआ है। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो 542 के ऊपर 635 तक के लिए प्ले करेंगे, बट ये लॉन्ग टर्म वाली वॉच लिस्ट में भी है स्टॉक। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म वॉच लिस्ट में है, रिजल्ट भी आए थे, रिजल्ट भी ठीक ठाक आए थे। एक दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं, अब देखिए दर्शक थोड़ा कॉशियस होकर सवाल पूछ रहे हैं, टाटा टेक में क्या करें सर? ये ट्रेडर है। टाटा टेक ट्रेडिंग का बेट था भी नहीं सर, क्योंकि देखिए दो चीज है, आप पहले एक चीज समझिए, मैं रोज आके किसी ना किसी शेयर पे बात करता हूं और सेबी का ये कहना है कि आप जिस पे ट्रेड करते हैं, आप 30 दिन पहले 30 दिन बाद तक उसमें काम नहीं कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो चॉइसेस वैसे भी बहुत लिमिटेड है, मैं एक टाटा स्टील प्ले कर पाया, एक रिलायंस प्ले कर पाया, अब टाटा टेक और अदानी पे प्ले करता हूँ। तो मैं सिर्फ टाटा टेक ऐसा नहीं कि लेके बैठा हुआ हूँ, मैं उसमें कॉल राइटिंग भी करता हूँ, पुट राइटिंग भी करता हूँ, जब नीचे जाने लगता है तो मैं पुट राइट कॉल राइटिंग करके बैठता हूँ, जब चढ़ने लगता है तो पुट राइटिंग करके बैठता हूँ। बार बार अगर इंटरडे में 2 4 5 रुपए की मूव मिलती है, जैसे फ्राइडे को सेलिंग मिली थी मेरे को 704 के पास, बेच के 694 के आसपास तक लिया जा सकता था। इस टाइप के छोटे छोटे ट्रेड्स कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा यूनिवर्स बहुत छोटा है। मैं अगर बात कर लेता हूँ किसी शेयर पे तो फिर 30 दिन बाद तक आप तो खुद ही रिसर्च एनालिस्ट वाला एक्ट पढ़े हैं, तो आप भी कंफर्म कर सकते हैं बिल्कुल, कि मैं कोई जानता भी हूँ। एनालिस्ट है, मैं नहीं, कोई भी एनालिस्ट जब बात कर लेता है तो सेबी मना कर देती है, 30 दिन पहले 30 दिन बाद तक आप उस पर फिर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा यूनिवर्स छोटा होता है, तो हम उस छोटे यूनिवर्स में हर तरह के ट्रेड करते हैं, सिर्फ पकड़ के बैठे नहीं रहते हैं। अदानी ग्रीन इतना गिरा, मेरे को बहुत ज्यादा कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने अदानी ग्रीन खरीदा था, साथ में मैंने कॉल राइटिंग भी 20 रुपए ऊपर 30 रुपए ऊपर के स्ट्राइक की थी, क्योंकि 3% ऊपर का मेरे को फटाक से मूव चाहिए था। तो जो नीचे आने में लॉस हो रहा है, वो मेरा पुट राइटिंग कॉल राइटिंग मेरे को कंपनसेट करके दे रहा है। तो मैं जब ट्रेड करता हूँ, मेरे लिमिटेड यूनिवर्स है, मैं सब तरह के उसमें ट्रेड फिर हाथ पांव मार लेता हूँ। तो उस तरीके से अगर आप मेरे को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे ना, तो आप पकड़ के बैठे रह जाएंगे, मैं उसको घुमा घुमा के अपनी एवरेज बहुत नीचे ले आता हूँ। तो कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए, माइंडसेट समझने की कोशिश कीजिए। फिलहाल टाटा टेक में मेरे को कोई खास दिक्कत दिख नहीं रही है, बिल्कुल लो वॉल्यूम पे नीचे आ रहा है। नीचे 690 रुपए का लेवल प्रोटेक्ट होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। अगर नहीं होता है तो ये 629 तक नीचे आ सकता है, वो अगेन बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी, बेटर बाइंग जोन होगी। और इस पूरे, अगर नीचे आता भी है 690 से 629 रुपए तक, तो मैं इतनी बार उसमें कॉल राइटिंग कर चुका रहूंगा कि मेरा बहुत ज्यादा उसमें लॉस नहीं होगा। तो ब्लाइंडली उसको फॉलो मत कीजिए। टाटा टेक अगर आप इन्वेस्टर हैं, लेके बैठे हैं, 1000 रुपए आराम से मिलेगा, दिक्कत नहीं है। ट्रेडर है तो 690 के नीचे क्लोज हो रहा है, दिक्कत में आएगा, अगर क्लोज होता है तो दिक्कत में आएगा, 629 रुपए का टारगेट खुलेगा।